गाइस अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज सब लोग। जल्दी से कैमरा ऑन करो प्लीज। मैं चाहता हूँ उसको जल्दी से डिस्कस करके क्लोज करें हम लोग। हाँ जी। तो आंसर क्या था? सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा था, पहले मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर क्या है? बी। पहले का बी है। देखो सामने जहाँ पे हमने एरो डाला था उसके आगे देखो क्या लिखा था, बी था। ठीक है। सेकंड का ए है, थर्ड का सी है, और फोर्थ कहाँ जा रहा है? बी पे। तो ये आंसर होना चाहिए। देखिए जरा नीचे ये आंसर कहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट का बी, पहले ये देख लो, फर्स्ट का बी दो जगह दे रखा है, ए पे और सी पे यहाँ दे रखा है। तो यानी बी और डी तो हो ही नहीं सकता। डी हो सकता है अगर ये पूरा इनमें से कोई सा भी मैच नहीं करता। तो फर्स्ट का बी था। आगे चेक करें। सेकंड का ए ऊपर दे रखा है, ए में सी में नहीं दे रखा, तो ये सी तो नहीं हो सकता। तो जरा ए चेक करें कि पूरा का पूरा यही है जो हमने लिखा था। थर्ड का सी है और फोर्थ का बी है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो यानी कि इसका आंसर है ए। अगर ए में भी कुछ सेम मैच नहीं कर रहा होता एग्जैक्टली सीक्वेंस जो हमने लिखा है, तो फिर आंसर क्या होता है? डी, नो प्रॉपर मैच फाउंड। ठीक है, क्लियर है गाइस? चलो 36 देखते हैं जल्दी से। कह रहा बोथ एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर आर डिफरेंट टर्म्स। बिल्कुल भाई, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर अलग अलग होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था कहाँ पे? जब हमने बेसिक टर्म्स वाला चैप्टर किया था वहां किया था। एक्सपेंस जो है वो नैरोअर वर्ड है, एक्सपेंडिचर इज अ वाइडर टर्म। ठीक है। कह रहा है एक्सपेंस गिव्स बेनिफिट टू फर्म इन एन अकाउंटिंग ईयर वेयर एज एक्सपेंडिचर माइट गिव बेनिफिट बोथ इन एन अकाउंटिंग ईयर in form of revenue expenditure and more than one accounting year in form of fixed asset। बिल्कुल ठीक बोल रहा है, बिल्कुल आंसर ठीक है। और अगर आप देखो तो जो assertion था उसको सपोर्ट भी कर रहा है, बता रहा है कि दोनों चीजें अलग अलग क्यों। एक्सपेंडिचर याद करो वाइडर टर्म हुआ करता था, एक्सपेंस होता था जो आप उस साल जो भी खर्चा कर रहे हो जिसका बेनिफिट सिर्फ उसी साल तक लिमिटेड है, वो हम उसको एक्सपेंस कहते थे। और टेक्निकली उसका नाम क्या होता था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते थे, रेवेन्यू और कैपिटल। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या बुलाते थे? एक्सपेंस। ठीक है। तो एक्सपेंस इज अ नैरोअर वर्ड, एक्सपेंडिचर इज अ वाइडर वर्ड जिसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्लूडेड होता है। तो आंसर इज ये दोनों ठीक है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो क्या आंसर होगा? सी। ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू प्रेम कॉस्टिंग 50,000 एट अ प्रॉफिट। बनाना पड़ेगा यार इसका वर्किंग। तो कॉस्ट था आपका 50,000। कह रहा है प्रॉफिट पे बेचा है 20% के, तो 20% का प्रॉफिट यानी कि 10,000। तो ये 60,000 क्या आ गया? लिस्ट प्राइस। अब इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट बोला हुआ है 10%, तो वो माइनस कर देते हैं 6,000। यानी ये आ गया हमारा 54,000। दिस इज सेल प्राइस। अब क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है? और 5% का कैश डिस्काउंट है, लेकिन 1/3 पेमेंट सेल के टाइम पे हुई है। तो यानी दो पार्ट हो जाएंगे, कैश और क्रेडिट। देखो अगर आपको ये चीजें अब याद है ना तो करने में टाइम नहीं लगता। कैश 1/3 और क्रेडिट 2/3। कैश में कितना आएगा? सेल प्राइस 1/3, इसका कितना हो गया भाई? 18,000। और यहाँ पे आ गया 36,000। कैलकुलेशन चेक कर लेना भैया, सही कर रहा हूँ। माइनस कैश डिस्काउंट इस साइड आएगा, कितना परसेंट है? 5%। तो इसका 5% 900। तो ये आपका आ जाएगा 17,100। क्लियर है? अब आपको याद होना चाहिए ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर का तो हम कुछ एंटर ही नहीं करते, तो ये तो एंट्री में आएगा ही नहीं आएगा, है ना। और ये 18,000 भी नहीं लेते क्योंकि इसका ब्रेकअप हमने ले लिया 17,100 और 900। तो एंट्री क्या बनती है? ये क्या है? 17,100 क्या बोलेंगे? कैश रिसीव। तो एंट्री बनेगी आपकी, मैं यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ फिर मैच कर लेंगे। कैश डेबिट डिस्काउंट, डेबिट डिस्काउंट अलाउड आएगा वैसे पूरा इसमें। ठीक है। और तीसरा कौन है? पार्टी कौन है भाई? पार्टी का नाम क्या है? प्रेम। प्रेम डेबिट। तो कितना कितना आएगा? 17,100, डिस्काउंट 900, प्रेम 36,000 और सेल्स 54,000। चेक कर लो भैया कौन से वाले आंसर में ये दे रखा है।
17,100 कैश पहले और दूसरे में है, तीसरे में तो है ही नहीं, तो तीसरा तो वैसे ही रूल आउट हो गया। आगे डिस्काउंट देखो 900 रुपए पहले वाले में दे रखा है, तो आंसर पहला ही होगा। चेक करके देखो पूरी एंट्री मैच कर, ठीक है। चले आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? गुड्स सोल्ड फॉर 24,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। मैं इसको एक बार रब कर दूं ऊपर वाले को, क्योंकि मुझे लिखना होगा तो पूरा ढंग से आएगा नहीं यहाँ पे। जीएसटी का क्वेश्चन आ गया आपका। हाँ जी, कह रहा है गुड्स हमने बेचे 24,000 रुपए की, ठीक है। लिस्ट प्राइस दे रखी है 24,000, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10%, तो यानी कितना हो गया बेटा? 2,400 माइनस करो उसको, कितना आ जाएगा? 600, ये बचा 3, तो 21,600। दिस इज योर सेल प्राइस। अब इसके बाद उसने बोला कैश डिस्काउंट 10%, पर चेक कर लेते हैं कितना हमें पेमेंट मिला। कह रहा है इफ हाफ पेमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल, तो यानी कि कैश और क्रेडिट सेल के टाइम पे मिल गया ना, तो यहाँ क्या डिस्काउंट दे देंगे हम। तो ऐसे केस में कैश कितना है? हाफ, तो क्रेडिट भी कितना होगा? ठीक है, तो यानी सेल प्राइस यहाँ कितना आ गया? 10,800, और यहाँ भी सेल प्राइस आ गया 10,800, और यहाँ कैश डिस्काउंट हो गया बेटा, आ गया भाई 10%, विच इज 1,800। तो जरा इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9,000। बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार प्लीज, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ठीक है। कैलकुलेटर वगैरह खोलो चाहे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी चला रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो ये आ गया आपका कैश रिसीव। अब सवाल क्या था? सवाल पे वापस फोकस करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर जीएसटी? हाँ परीक्षा कुछ कह रहे हो बेटा? सर अगर सेल्स प्राइस 10,800 है तो कैश डिस्काउंट तो 1080 होगा ना? मैंने कुछ गलत किया क्या था? 100 आपने इसमें किया। 10% है ना? हाँ तभी मैं कह रहा हूँ, देखो क्योंकि मैं ये गड़बड़ जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये आ जाएगा 1080, बिल्कुल ठीक बात। ये कितना आ जाएगा? 20,720 और 9,720। देखो अब सही है ये, ठीक है। हाँ जी, अब जरा देखते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर जीएसटी। जीएसटी का करेक्ट ऑप्शन बताना है अगर जीएसटी 12% है, ठीक है। अब पहले तो सबसे पहले बता जीएसटी लगेगा किस पे? जीएसटी लगेगा सेल प्राइस पे, आपको ध्यान होना चाहिए। जीएसटी किस पे लगेगा भाई? सेल प्राइस पे, कि कितने में आपने माल बेचा है। जरा एक बार इसकी नॉर्मली एंट्री करें अगर, क्या होती? नॉर्मल एंट्री अगर हम करते, लेट्स फॉरगेट अबाउट जीएसटी, तो कैश अकाउंट डेबिट होता, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता, और नाम इसका बंदे का नाम दिया नहीं, मैं डेटर लिख देता हूँ, तो डेटर डेबिट होता, ठीक है। कैश होता 9,720 से, डिस्काउंट होता 1,080 से, ठीक है, और ये 10,800 से। तो टू सेल्स कितना हो जाता है बेटा? टू सेल्स हो जाता है 21,000 से। यानी कौन सी फिगर होती है सेल्स की? ये वाली। आ रही है मेरी बात समझ में? क्लियर हो रहा है? जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड होल्ड करना जरा, सॉरी एक कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट है। हाँ जी गाइस, सॉरी। ओके, सो वापस आते हैं। तो हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा था बेटा? क्वेश्चन ने पूछा था कि हमें जीएसटी कितना देना पड़ेगा। तो अगर आप जीएसटी पे ध्यान से समझो तो आपको मैंने याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्काउंट हाथ के हाथ मिल रहा होता है, इसको हाईलाइट कर देता हूं। अगर डिस्काउंट हाथ के हाथ मिल रहा होता है तो फिर हम उस डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसके ऊपर जीएसटी लगाते हैं। तो अगर आप हाथ के हाथ कैश डिस्काउंट दे रहे हो एट द टाइम ऑफ सेल, फिर आप जीएसटी लगाओगे नहीं ना उसके ऊपर, ठीक है ना। आप तो फाइनल वैल्यू जो बचेगी उसके ऊपर लगाओगे। तो यानी हम किस वैल्यू पे लगा रहे होंगे जीएसटी? 9720 पे और 10,800 पे। ध्यान से समझो, 10,820, सॉरी 800 ही है, इसको सही करते हैं। हाँ, ध्यान से समझो बेटा, जब आप
सेल के टाइम पे ही डिस्काउंट दे रहे होते हो, जब आप जिस समय सेल कर रहे हो उसी टाइम पे अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो, उसी समय अगर डिस्काउंट अवेल हो गया है, तो ऐसे केस में आप जो नेट वैल्यू होती है उसके ऊपर जीएसटी लगाते हो। जो जीएसटी अलाउ करता है कि आप कैश डिस्काउंट को माइनस कर सकते हो। तो ऐसे केस में इन दोनों का टोटल क्या होगा भाई, जरा टोटल करें एक बार। 10,800 प्लस 9720, तो ये आ जाएगा आपका 20,520 इज योर अमाउंट। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो टोटल हमारा ये वैल्यू हो गया जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब इसके ऊपर 12% अगर हम निकालते हैं तो देखिए जरा कितना आएगा, इंटू 12%, सो इट वुड बी 2462। तो दिस इज द टोटल जीएसटी जो हमें पे करना है, ठीक है। तो और क्योंकि ये सेल के ऊपर है तो टोटल आउटपुट जीएसटी हो जाएगा। तो एक तो आंख नजर अगर मैं डालूं तो देखते ही पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है आंसर शुड बी ए। अगर आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, आउटपुट आईजीएसटी 2462। पर क्या क्वेश्चन में कहीं बताया है कि ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, यानी लोकल है या आपकी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांजेक्शन होगी? पढ़ो क्वेश्चन को दोबारा से देखो, क्या क्वेश्चन ने बोला है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है। तो ऐसे सिनेरियो में नॉर्मली अजम्पशन क्या रहता है कि हम विद इन द सेम स्टेट की बात करें, ठीक है। सो नॉर्मली अजम्पशन रहता है विद इन द सेम स्टेट, हालांकि लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। सो आई एम विद यू, जिन्होंने अगर ए पार्ट को टिक किया है इसके अंदर, तो उनकी सोच पूरी तरह से गलत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा फ्यूचर में कभी आता है तो आप ये मान करके चलो कि इसमें अजम्पशन हम क्या लेते हैं कि हम विद इन द सेम स्टेट ही सेल या परचेज कर रहे हैं। तो यानी इसके दो पार्ट हो जाएंगे, दो पार्ट होंगे, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एससीएसटी। कितने कितने, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं इसको, सो इट वुड बी 1231 1231। तो आनी एक्चुअली आंसर आपका क्या होना चाहिए इसमें, डी। समझ में आया मेरी बात, लॉजिक क्लियर हुआ गाइस? हाँ निशा पूछो। सर हम इस पे सेल प्राइस पे जीएसटी क्यों नहीं लगा सकते? मैंने बताया ना अभी, क्योंकि जीएसटी का रूल क्या कहता है बेटा, जब आप जीएसटी लगाते हो तो पहले सारे डिस्काउंट माइनस कर देते हो जिस समय आप गुड्स खरीद रहे हो। अब तू मेरे को एक चीज सोच, एक अपना लाइव एग्जांपल सोच। जब तू क्या नाम है, कोई भी कुछ खरीदने जाती है, लेट्स से तू कोई गारमेंट खरीदने गई, 1,000 रुपए का गारमेंट है, 40% ऑफ पे, हाँ, तो 1,000 रुपए पे जीएसटी लगेगा या 600 पे लगेगा? 600। क्यों लगता है? तब तब क्यों नहीं बोला तूने कि 1,000 पे क्यों नहीं लगाया? अपने पे आते तो कितनी जल्दी समझ आ जाता है ना। तो होता क्या है, मैं समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, पॉइंट समझो जरा निशाद। यहाँ पे क्या है, देखो जीएसटी, जीएसटी के लॉस के हिसाब से लगता है, जीएसटी के एक्ट के हिसाब से। जीएसटी का एक्ट क्या कहता है कि हम एक टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूँ जो आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, क्योंकि जीएसटी का एक्ट आपने पढ़ा नहीं है ना, ये तो आगे जाके ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, अभी 11th 12th यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ तो आप बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे हो जीएसटी, ठीक है। तो ये आगे जाके जब आप पढ़ोगे तो वहां पे समझ में आएगा आपको कि उसके हिसाब से जो भी टैक्सेबल वैल्यू बता रखा है, तरीका दे रखा है कैसे कैलकुलेट करोगे, उस तरीके में ये बता रखा है कि सेल वैल्यू में से जो भी डिस्काउंट आपने दिया एट द टाइम ऑफ सेल वो माइनस करो, ठीक है। अगर मान लो ये कैश डिस्काउंट उस समय नहीं दिया होता, अगर ये कैश डिस्काउंट बाद में मिल रहा होता, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपको बोला जाता है कि अगर आप 10 दिन के अंदर पे कर दोगे तो भी हम कुछ डिस्काउंट देंगे, ऐसा भी होता है ना, विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज, ऐसे कुछ करके भी कंडीशंस होती है कई बार। तो अगर कैश डिस्काउंट बाद में मिल रहा होता है तो क्या होगा, तो ऐसे केस में जीएसटी रिवर्स होता है, ठीक है। अगर बाद में आपको कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है तो पहले तो जीएसटी लगेगा बिल में, भाई बिल तो आप एट द टाइम ऑफ सेल ही बनाओगे ना भाई, तब तो जीएसटी लगेगा विदाउट कंसीडरिंग एनी डिस्काउंट, क्योंकि उस समय तो कैश दिया नहीं आपने, तो पूरी वैल्यू पे लग जाता है। बाद में जब कैश डिस्काउंट दे दिया जाता है तो ऐसे केस में जीएसटी रिवर्स हो जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो आगे यस सर। चलते हैं। 39th क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ एसेट दे रखी है आपको 1,26,000, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 6,000, इफ यूजफुल लाइफ इज 6 years, देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा भाई। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या आएगा, जो कॉस्ट थी उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो अपॉन में यूजफुल लाइफ विच इज 6, तो ये कितना आ गया भाई,
1,20,000 अपॉन में 6, तो ये आ गया 20,000। ठीक है, तो ये दिस इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? 20,000। रेट कैसे निकालते थे? जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है अपॉन में कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 1,26,000। कई लोग इसको गलती से 1,20 लिख देते हैं। अरे कॉस्ट देखो भाई, कॉस्ट तो ये है ना, वो तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करके नेट वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो ये कितना आएगा जरा निकाले। 20,000 अपॉन में 1,26,000 परसेंटेज 15.87 15.873%। तो अगर हम यहाँ देखें तो कौन सा आंसर हो गया? सी, 15.8। क्लियर हुआ गाइस? चलो 40 पे आते हैं जल्दी से। चूज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ दिस एग्जांपल, रेंट ड्यू बट टू बी रिसीव्ड लेटर। और नीचे मैं आंसर्स अगर देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो रेंट ड्यू बट टू बी रिसीव्ड लेटर, यानी किसकी बात कर रहा है? अक्रूड रेंट। ड्यू तो हो गया है लेकिन अभी मिला नहीं। समझ आई मेरी बात? ठीक है, हाँ जी, थम्स अप करके बता दिया करो भाई। और आधे तो गायब हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी। रजत, अवनी, कहाँ गायब हो गए भाई? अवनी, बैकग्राउंड नहीं बोलना चाहिए भाई मेरे को, प्लीज जल्दी से अपना कैमरा ऑन करो। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर दूंगा, फिर ऐसे ही पढ़ते रहना जल्दी से। हर बार नहीं कर रहा करो यार। हाँ जी, अक्रूड रेंट की दो दो इफेक्ट क्या होते हैं भाई? अक्रूड रेंट के दो इफेक्ट क्या होंगे अगर हम बात करें? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एक तो क्योंकि आपकी ये इनकम है तो आप कैपिटल में प्लस करोगे, ठीक है, और अक्रूड है अभी मिला नहीं है तो आप एसेट में प्लस करोगे। तो एक एसेट बढ़ेगा और एक कैपिटल बढ़ेगा। देखिए जरा, ऐड इन एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश। ना कैश की फॉर्म में थोड़ी ना ऐड करेंगे, तो मिला ही नहीं है अभी, तो ये तो क्रॉस हो गया भाई, ये तो हो नहीं सकता। ये पार्ट मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। एड इन एसेट इन द फॉर्म ऑफ अक्रूड रेंट, बिल्कुल ठीक है। एंड लेस इन कैपिटल, नहीं गलत हो गया, कैपिटल से माइनस होना करना। एड इन लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, अरे ये तो वैसे ही गलत हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट तो ना अक्रूड रेंट है, तो यही आंसर सही होना चाहिए। देखिए जरा, एड इन एसेट इन द फॉर्म ऑफ अक्रूड रेंट एंड एड इन कैपिटल ड्यू टू, यही करा है ना हमने। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं। सीमा प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू ₹5,000 फ्रॉम अमित एट 5% रेट डिस्काउंट। लिखना पड़ेगा मुझे ये वाला। हाँ जी, और ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जरा ध्यान से समझना। और आई थिंक इसका कुछ आंसर में गलती है, तो आपका अगर इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा था तो चलेगा, क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन में या 2% की जगह 5% आना चाहिए था, तब आंसर मैच करेगा। ये क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में गलती है। ठीक है, तो लेट्स सी इसका आंसर कैसे रहेगा। सीमा ने ऑर्डर प्लेस किया 5,000 रुपीज का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5,000 रुपये का ऑर्डर था फ्रॉम अमित एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो दिस इज व्हाट लिस्ट प्राइस। तो ये क्या है? लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है आपको 5%, तो जरा निकाले कितना हो गया भाई? 250 रुपये, यानी कि 4,750। प्लीज अगेन कैलकुलेशन चेक करते रहना बेटा। उसके बाद क्या दे रखा है? एंड पेड 10% ऑफ द अमाउंट पेबल इन एडवांस, और 10% उसने एडवांस पे कर दिया। तो एडवांस कितना पे कर दिया? 475। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस सबको? दोबारा से देख लो। सीमा ने ऑर्डर प्लेस किया अमाउंटिंग टू 5,000 फ्रॉम अमित at 5% rate discount and paid 10% of the amount payable in advance. तो 454.75 एडवांस पे कर दिया। आगे लिखा है आफ्टर 2 days अमित डिलीवर्ड हाफ ऑफ द गुड्स। तो सारे गुड्स डिलीवर नहीं हुए, तो ये जो ऊपर ओरिजिनली हमने ये बनाया था इसमें से डिलीवर हो गए आधे, तो यानी कि 2 कितना हो गया भाई? 375, यही आएगा। 4750 का आधा डिलीवर हुआ है, यानी 2375 डिलीवर हुआ, और 2375 अभी डिलीवर नहीं हुआ, तो इसको तो भूल जाते हैं, ये तो भी डिलीवर ही नहीं हुआ। आगे क्या बोल रहा है भाई? द नेक्स्ट डे सीमा रिटर्न 1/4 ऑफ द गुड्स रिसीव। जितने रिसीव हुए थे उसका 1/4 वापस कर दिया, यानी रिसीव कितने हुए थे? ये, इसका 1/4 वापस कर दिया क्योंकि सैंपल के हिसाब से नहीं था। तो रिटर्न 1/4 ऑफ 2375 का 1/4 वापस कर दिया।
यानी कितना आ गया, डिवाइडेड बाय 4 करें जरा, ये कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा, ध्यान से देखो 594, इसको माइनस करते हैं तो बचा कितना 2375 माइनस 594 1781, यानी गुड्स आपके पास अब कितने रुपए के थे 1781। क्लियर है यहाँ तक? पहले बताओ, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पहले यहाँ तक बताओ सबको क्लियर है गाइस? ओके। इसके बाद आगे क्या बोला है, एंड एग्री टू एक्सेप्ट अ बीपी फॉर द अमाउंट ड्यू, तो जितना अमाउंट और ड्यू रह गया उसके लिए वो उसने बीपी एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो गया, इन ऑर्डर टू अवेल अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, 2% के कैश डिस्काउंट के लिए। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर जो बाकी बचा हुआ है 1781 बचा था, अब इसमें ऑलरेडी कुछ एडवांस पे किया हुआ था, उसको माइनस कर देते हैं, तो उसका नेट ड्यू आ जाएगा 475, माइनस करते हैं जरा, माइनस 475, तो ये आ गया 306, कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, ठीक करा है, तो ये आ गया नेट ड्यू, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर लिया मैंने, तो जरा एक सेकंड चेक कर लें, 47, पहले मैं आगे पूरा लिख लेता हूँ, इसमें से हम कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे 5%, तो हमारा आना चाहिए नेट अमाउंट जितने का बिल्स पेबल होगा। गड़बड़ कर दिया। ओके, सॉरी ये यहाँ से गलत लिख दिया मैंने, ये नहीं आएगा नीचे, हाँ जी सॉरी गाइस। देखो यहाँ तक क्लियर है, फिर से समझते हैं जरा एक बार, प्लीज अपना कैमरा ऑन करो सब लोग जल्दी से। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। लिस्ट प्राइस रखा था 5000, 5% का डिस्काउंट लगाया, ट्रेड डिस्काउंट 250, 4750 की आइटम थी। अब उसने भी आधा माल बेचा है, तो यानी कितना माल बेचा है उसने 2375 का, जिसमें से 1/4 हमने रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास जो माल आया अभी इफेक्टिवली कितना आया 1781। अब अगर इसमें मैं समझू तो कुछ तो मैंने कैश पे कर रखा है ऑलरेडी, और बाकी मैंने एग्री कर लिया बिल्स पेबल के लिए, तो कैश इधर आ गया, बिल्स पेबल इधर आ गया। भाई जितना बिल्स पेबल ले रहा हूँ एक तरह से उधार हो गया ना वो, तो जो कैश डिस्काउंट है वो तो सिर्फ जो एक्चुअल मेरा कैश पे हुआ उसी के ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात समझ आ रही है मेरी बात? भाई कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है? जितना आप कैश पे करते हो उसी के ऊपर, जो क्रेडिट पे खरीदा है या उसके ऊपर थोड़ी ना मिलता है। हाँ जी, मेरी बात समझ आ रही है? पहले मुझे थम्स अप करके बताओ, पहले समझो इस बात को, नहीं समझ आ रहा तो दोबारा बताता हूँ। देखो, लेट फॉरगेट अबाउट दी टॉप, ये सारा भूल जाते हैं, फॉर द टाइम बीइंग लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस, लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस। पहले हम इस पे फोकस करते हैं। यहाँ पे 2375 का माल उसने आपको दिया था, जिसमें से 954 का माल वापस हो गया है, ठीक है, तो नेट माल जो था वो 1781 का है, जो एक्सेप्ट हुआ है, जो रिटर्न नहीं हुआ वो 1781 का है। अब इसमें से जितना आप कैश पे कर दोगे उसके ऊपर तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, और जितना आप पे नहीं करोगे उस पर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। यहाँ तक क्लियर है सबको?
हाँ निशाद, क्या डाउट है बताओ बेटा। सर ये जो हाफ रिसीव हुआ है 2375 और हाफ जो बचा है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अभी हाफ जो बचा है उसको कंसीडर कैसे करेगा, उसका तो कोई इनवॉइस ही रेज नहीं हुआ ना यार। इनवॉइस किसका रेज हुआ होगा, जो रिसीव हुआ होगा। जो आपके पास आया ही नहीं उसका तो इनवॉइस ही रेज नहीं हुआ है। तो ये तो मेरी अभी एंट्री होगी नहीं ना। देखो ये वाला तो मेरे लिए कंसीडर ही नहीं है, मेरा ये वाला जो पार्ट है वो तो मेरा करंट क्वेश्चन में कहीं भी यूज ही नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो अभी इनवॉइस ही रेज नहीं हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो हम यस सर। फोकस किस पे कर रहे हैं, जो हमारा इनवॉइस रेज हुआ 2375, उसके बाद माइनस किया उसमें से 954, क्योंकि ये रिटर्न हो गया, तो नेट कितना बचा 1781। तो दिस इज द नेट अमाउंट ड्यू। नेट ड्यू था ये। आर यू विद मी? यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है। तो अब आपका जितना भी आप कैश में यहाँ पे कर रहे होते, ठीक है, यहाँ पे कैश में जितना भी पे कर रहे होते, मैं यहाँ सेल प्राइस लिख लेता हूँ, उसमें से माइनस हो जाता कैश डिस्काउंट 5%। ठीक है, और वो वैल्यू आपकी यहाँ नेट आ जाती, नेट कैश पेड। यही होता है ना? समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ तक क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने ऑलरेडी कुछ एडवांस पे करा हुआ है, उसी को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे फॉर कैश डिस्काउंट। हमने ऑलरेडी एडवांस पे कर रखा है ना, तो जितना एडवांस पे किया है उससे रिवर्स कैलकुलेशन होगी। एडवांस पे किया था 475, क्लियर है? एडवांस पे कितना किया था 475। अब 475 अगर मैं समझूं, अगर 100 रुपीज का ये सेल वैल्यू होता, 5 रुपए का डिस्काउंट होता, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है 95%। तो मैं अगर ये सिंपल सा इक्वेशन बनाऊं कि 95% रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, 95% 475, तो फिर 5% कितना होगा, तो 1% हो जाएगा 475 अपॉन में 95, और 5% कितना हो जाएगा 475 अपॉन 95 इंटू 5। तो जरा देखिए कितना आता है, 475 अपॉन में 95 इंटू 5, इट वुड बी 25। तो ये 25 रुपए का डिस्काउंट आ गया। और रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो माइनस की जगह यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यानी कितना कैश पे हो गया, हम क्या कंसीडर करेंगे कि कैश कितना पे हो रहा है 500 रुपए। समझ में आ रहा है? 500 रुपए के गुड्स है जिनके लिए आप यहाँ कैश पे कर रहे हो, इफेक्टिवली डिस्काउंट के बाद वो हमें पड़े कितने के 475। क्लियर हुआ गाइस? हाँ जी, ध्यान से समझो पहले यहाँ तक, इस पॉइंट को समझो। अगर कोई दिक्कत है तो पहले यहाँ बताओ, फिर मैं आगे चलूंगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब अगर मेरे पास पता है मुझे कि देखो 1781 यानी 1781 के टोटल गुड्स थे, 500 का कैश में हम कंसीडर कर रहे हैं, तो बाकी जो बचा होगा वो बीपी में जाएगा, यानी 1281। सो योर आंसर, जो क्वेश्चन ने मांगा है वो एक्चुअली ये मांगा है कि बिल्स पेबल वाले कितने वैल्यू के गुड्स थे। तो यानी यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका, दिस ए पार्ट। आई नो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, और अगर कोई बच्चा इसमें फंस गया तो फंस के रह जाएगा। और ये क्या 1 मार्क के हिसाब से अप्रोप्रिएट है? आंसर इज नो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट होता क्या है देखो ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन जानबूझ करके इस तरह का क्वेश्चन एक बार आपको डाल के दिखाया गया था, ताकि ताकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मूव ऑन, भैया ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, आगे चलो बाद में देखेंगे, अगर टाइम बचेगा तो आएंगे इसके ऊपर, नहीं तो छोड़ दो इसको। एक क्वेश्चन के चक्कर में 4 क्वेश्चन थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? और ऐसे हो जाता है, एक आधा क्वेश्चन गंदा सा, मुश्किल सा, या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा आ जाता है। भाई आई थिंक आज आप लोग नहीं मानोगे तो ऐसे ही चल रहे है ना, ऐसे बेटर है, ऐसी बात करते हैं। बहुत मैं इतनी प्यार से समझा रहा हूँ, लेकिन यार कोई मानने को तैयार नहीं है। क्यों भाई, मुझे पहले जवाब चाहिए, ये क्या तरीका है यार, गलत बात है यार। दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट टू द टीचर, आपको पता है? जब इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, और हर मैं आपको डांटता नहीं हूँ देखो, और आपको मैं मना भी नहीं करता हूँ अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। स्निग्धा ने मुझे पहले ही बोला कि मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं आज कैमरा ऑन नहीं कर पाऊँ, मैंने उसको मना नहीं करा, बट ऐसे नहीं करा करो यार। अवनी अभी भी आपका कैमरा ऑफ आ रहा है। शगुन, आपने अगर ऐसे ही करना है तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। If this is the way you guys are gonna behave, then फिर I will not teach like this. Avni and Shagun, I can't see you. सर मेरे सर आ गए सर, मैथ्स की क्लास शुरू हो गई है सर, इसलिए ऑफ कर दिया था कैमरा। तो मुझे बताओ ना कोई प्रॉब्लम है तो, मुझे जब तक बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? और आप बीच बीच में भी पहले कर रहे थे, पहले क्यों कर रहे थे? जब आपका 6 to 7 मेरी क्लास थी उस समय जब आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, तब क्यों ऑफ कर रहे थे बीच बीच में?
सर वो कोई आया हुआ है घर पे इसलिए हो गया था। यार अगली सॉरी नेक्स्ट सर। टाइम से ऐसे नहीं चलेगा, मैं पहले बता दूं, दिस इज नॉट अ वे। सर सॉरी सर सॉरी। हाँ जी, क्लियर है गाइस? तो ये पॉइंट समझ में आया? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ठीक है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर ऑप्शन है तो इसको छोड़ दो, और अगर करना भी पड़ रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन तो लास्ट में उठाओ, पहले बाकी क्वेश्चंस करो, ठीक है? चलो भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? रिसीव्ड 17,800 फ्रॉम महिमा इन फुल सेटलमेंट ऑफ 18,000। हमें 18,000 के बदले 17,800 मिल रहे हैं, तो हम क्या एंट्री कर रहे होंगे? कैश डिस्काउंट अलाउड टू महिमा, यही कर रहे होंगे, ठीक है? 17,800, 200 और यहाँ आ जाएगा 18,000। कह रहा है पोस्टिंग ऑफ 200 विल बी मेड टू, ये जो 200 हम कर रहे हैं कहाँ जाएगा? डिस्काउंट अलाउड की डेबिट साइड पे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? डिस्काउंट अलाउड वर्ड यूज नहीं कर रखा है, डिस्काउंट वर्ड यूज कर रखा है, तो कोई नहीं डिस्काउंट ले लेते, पर किसमें आएगा? डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट, ठीक है? चलो भाई, सोल्ड गुड्स बाय मोहनी टू रमेश। अब मोहनी दिल्ली की है, रमेश गुरुग्राम का है, तो यानी क्या होगा भाई? इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा? IGST। तो आपको पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके आखिरी के दोनों आंसर तो आ ही नहीं सकते भाई। क्या लगेगा? IGST। आर यू विद मी? यहां तक समझ आया? आगे क्या लिखा है? कहाँ गया? सोल्ड गुड्स बाय मोहनी टू रमेश ऑफ प्राइस 8,000। 8,000 के गुड्स थे, तो 8,000 लिस्ट प्राइस हो गया। ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस कर देते हैं 10%, यानी कि 800 माइनस किया 7,200। 1% कैश डिस्काउंट, एंड इफ हाफ द पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन द सेम डे देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ GST। तो भाई इसके दो पार्ट्स कर लो। हाफ पेमेंट रिसीव हो रही है 3,600 3,600 पे डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट 1% बोला है, तो ये कितना आ गया? 36 रुपये। तो यानी 36 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,564। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर आपका GST लगेगा। तो ये कितना आ गया? 7164। इसका 18% निकालो जरा, कितना आता है वो? 7164 का 18%, 7164, यह आ जाएगा 1289.52 समथिंग आ रहा है। तो यानी आपका आंसर क्या हो गया बेटा? क्लियर हुआ? अब अगर इस क्वेश्चन में हम समझे तो आउटपुट और इनपुट क्लियर नहीं था मुझे फ्रैंकली, अगर मैं बताऊं कि किसके एंगल से पूछ रहे हैं, मोहिनी के एंगल से पूछ रहे हैं या रमेश के एंगल से। अगर मोहिनी के एंगल से पूछ रहे हैं तो आउटपुट होता, अगर रमेश के एंगल से पूछ रहे हैं तो इनपुट होता। बात समझ आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि कैलकुलेट कर लेता हूँ, दोनों में अमाउंट अलग अलग लिखे थे। अगर 1296 आता तो मैं बी को कर देता, अगर 1290 आ गया तो मैंने ए को कर दिया। समझ आई मेरी बात? तो इनपुट आउटपुट मैं बता नहीं सकता था क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी थी, उसमें क्लियर नहीं था किसके एंगल से। चलो आगे चलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसको अथॉरिटी दी गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने की। चलो आगे चलो। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। बिल्कुल ठीक बात। रिसोर्स क्या होते हैं आपके? एसेट्स। रिसोर्स क्या है? एसेट्स। और ऑब्लिगेशंस क्या है आपकी? लायबिलिटीज। ठीक है, तो आपके एक तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज को मैथमेटिकली हम इक्वेशन में दिखाते हैं, उसी को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, तो असर्शन तो ठीक है। आगे क्या बोला है? अंडर डबल एंट्री कॉन्सेप्ट एवरी डेबिट विल हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। वही रीजन भी ठीक है, लेकिन क्या रीजन असर्शन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? नहीं, कॉरेस्पॉन्ड तो नहीं कर रहा है। क्या ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है? नहीं, पर वो उसकी जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में हमें ये चीज मांगी नहीं है। क्वेश्चन है तो क्या कहा है? क्या दोनों ठीक है? ए करेक्ट है, आर करेक्ट नहीं है, दोनों गलत है, ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट नहीं। हमारा तो आंसर क्या है? दोनों करेक्ट है भाई। तो हमें यहाँ वो पंगा ही नहीं पड़ा कि वो बोले कि इट इज अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ आई मेरी बात? चलो 46 पे आ जाते हैं जल्दी से। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड परचेज द मशीनरी 1 जनवरी 2009 को 1,20,000 की। इंस्टॉलेशन चार्जेस खर्च करे आपने 10,000, रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है 10 साल बाद 5,000।
फिर उसके बाद बोला ऑन March 2009 expenses on its repair were incurred to the extent of 2000. Depreciation is provided under SLM method. Books are closed on 31st March every year. The amount of depreciation for current year. क्या मांगा है? Amount of depreciation for current year. तो जिस साल में आपने मशीन खरीदी उसी साल का डेप्रिसिएशन मांगा है बस, और कुछ नहीं मांगा। तो अगर टेक्निकली देखें तो सबसे पहली चीज ये वाली जो लाइन लिखी है, तो कुछ ज्यादा ही बोल गया आज, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, 1 मार्च को हमने कुछ बाद में और रिपेयर किया, इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हो? जो खर्चा आप इनिशियली कर रहे होते हो, ये तो बाद में खर्चा हो रहा है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, बाद में रिपेयर हो रहा है, ये तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। समझ आ रही मेरी बात? तो इसका यहाँ हमारे क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया कि लोग इसको भी इंक्लूड कर लें और आंसर गलत हो जाए। तो अपने को क्या करना था भाई, 1 20 + 10 यानी कि 1,30,000 का टोटल आपका कॉस्ट है और 5,000 की रेजिडुअल वैल्यू है। 10 साल आपको डेप्रिशिएट करना है, तो यानी कितना आ गया, 1,25,000 अपॉन में 10 विच इज इक्वल टू 12,500। बट अब बच्चे यहाँ तक निकाल करके जल्दी से आंसर कर देते हैं। ये क्या ये आंसर ठीक है? गलत। क्यों गलत है? इसकी वजह से। कब खरीदी थी आपने ये? 1 जनवरी को। तो पहले देख तो लो भैया, 1 जनवरी को खरीदी है तो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन लगेगा ना फर्स्ट ईयर में। तो यानी यहाँ पे इनटू क्या हो जाएगा, कितने महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने, 3 अपॉन में 12 कितना आ जाएगा, 3125। यानी आंसर आपका क्या होगा, 3125 ही आएगा ना, 12,500 डिवाइडेड बाय 4। हाँ जी, तो आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आया? तो ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये मांग रहा होता कि सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, तो फिर आंसर होता 12,500। चलो आगे चलते हैं। इन विच कॉलम यू वुड राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम कैश बुक। कैश बुक से अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं, डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन द बैंक। तो पहले जरा समझ लेते हैं कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कहना चाह रहा है ये प्लस आइटम माइनस आइटम, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैश। अब मुझे वैसे फर्क नहीं पड़ता कि बैलेंस प्लस का था या माइनस का था, कोई सा भी बैलेंस दिया गया हो, हमें तो अगली वाली ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा जा रहा है ना कि आप वो अगली वाली ट्रांजैक्शन प्लस में लिखोगे या माइनस में, ठीक है। तो आगे वाली का देखते हैं क्या होगा भाई, कैश बुक, पासबुक, और कैश बुक से शुरू कर रहे हैं तो डॉट आएगी कैश बुक। कह रहे डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक, कस्टमर में डायरेक्टली जमा कर दिया तो पासबुक में प्लस हुआ होगा। आर यू विद मी? ठीक है, तो यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को बराबर करने के लिए कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा, यानी कि कहाँ आएगा, यहाँ प्लस वाली साइड पे। तो कहाँ पे आएगी एंट्री, यहाँ पे आएगी, यानी हमारा आंसर क्या होगा, प्लस, विच इज बी। क्लियर है? तो क्वेश्चन ने पूछा था कि अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो इसके हिसाब से बताओ कि हमारा आंसर कहाँ आएगा। हाँ सचली बताओ बेटा, क्या डाउट है? सर जिससे पहले वाला क्वेश्चन था 46, उसको पढ़ के ऐसा लगा था कि करंट ईयर मतलब 2021 बोल रहा है। नहीं 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 नहीं, करंट, अच्छा मैं समझ गया आपकी बात। यहाँ करंट ईयर का मतलब वो नहीं है बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से करंट ईयर देखो क्या है। करंट ईयर वो कहना चाह रहा है कि जिस साल में मशीन खरीदी है उसमें। मैं समझ गया आपकी बात, ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो गया, क्वेश्चन क्लियरली नहीं बोल रहा था। ये आइडियली अगर देखा जाए तो ये बोलना चाहिए था अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। आई टेक योर पॉइंट। पढ़ के इसको कंफ्यूजन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि करंट ईयर कहीं 2021 की बात कर, बट ऐसा नहीं है। 2009 से 2021 तो 11 साल का डेप्रिसिएशन तो ना निकालोगे, या हाँ उस हिसाब से आपका पॉइंट ठीक है कि आप 11 साल का डेप्रिसिएशन तो नहीं निकालोगे। पहली बात तो 11 साल में मशीन ही खत्म हो जाती है, अगर आप ध्यान से देखो 10 साल की तो थी यार, तो 2021 तक तो वैसे ही नहीं चलती। तो टेक्निकली क्वेश्चन अब्सर्ड हो गया। हाँ लेकिन आपका पॉइंट मैं समझ गया, आई टेक योर